नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चलचित्र का वर्णन करने वाले हैं उसका नाम है ट्रोल यानी कि बेताल। इस चलचित्र की शुरुआत में हम एक लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं जिसका नाम नौरा है। ऊपर पहुंचने के बाद नौरा के पिता उसे कहानी सुनाते हुए कहते हैं, इस दुनिया में बेताल आज भी मौजूद हैं, जिन्हें ट्रोल्स भी कहा जाता है। बेताल दुनिया और इंसानों से छिपकर वीरान पहाड़ियों में रहते हैं। नौरा के पिता ने उसे बचपन में इन्हीं बेतालों की कहानियां सुनाई थी, जो बताते हैं कि बहुत समय पहले इंसान और बेताल आपस में मिलकर रहा करते थे। एक बार कुछ बेताल इंसानों के एक समारोह में गए और वहां उन्होंने बहुत अधिक शराब पी ली और जब वो सूरज की रोशनी में आए तो उनका पूरा शरीर पत्थर में बदल गया और तभी से वो पहाड़ों में पत्थरों की आड़ में रहते हैं और तभी से वो पत्थरों की तरह दिखाई देते हैं। उसके पिता सामने के पहाड़ को दिखाकर कहते हैं कि इनमें आज भी बेताल मौजूद हैं। असल में बेताल की मौजूदगी इंसानों के लिए एक कहानी बनकर रह गई है और अब इंसान बेतालों को नहीं मानते। कई वर्ष बाद हम नौरा को देखते हैं, वो अब बड़ी हो गई है और वो अभी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि कुछ कर्मचारी रेल की पटरी बनाने के लिए एक सुरंग बना रहे होते हैं। वो सब सुरंग को बढ़ाने के लिए वहाँ एक धमाका करते हैं। फिर जब वो सुरंग में जाते हैं तभी कोई भयानक डरावनी आवाज आती है और अचानक से उनकी तरफ कोई चीज बढ़ने लगती है। इधर सेना के कमांडर इस पूरी घटना को जांच कर रहे होते हैं। इसके लिए वो बहुत बड़ी सभा बुलाते हैं और उसमें नौरा को भी बुलाया जाता है। फिर वो सब वहाँ के इलाकों के चित्र देखने लगते हैं जहाँ ये घटना हुई थी। सबको ऐसा लगता है कि ये सब तूफान की वजह से हुआ है, लेकिन हवाई जहाज से लिए गए फोटो में वहाँ किसी के बड़े बड़े पैर दिखते हैं। फिर उन्हें वहाँ की एक वीडियो मिलती है और जब वो उसे चलाते हैं तो उसमें उन्हें एक बहुत बड़ा जीव दिखता है जो कुछ इंसानों की तरह दिख रहा था। उस सुरंग के पास हम एक बूढ़े दंपत्ति को देखते हैं। वो बैठे होते हैं और बाहर उनका कुत्ता किसी चीज को देखकर जोर जोर से भौंक रहा होता है। फिर उनका घर हिलना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो दोनों डर कर नीचे तहखाने में छिप जाते हैं। पल भर में ही इनका पूरा घर तबाह हो जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद बूढ़े दंपत्ति तहखाने से बाहर आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इनका पूरा घर किसी ने तोड़ दिया है। इन सारे मामलों की जांच करने के लिए नौरा और उनके दोस्त एंड्रियास को भेजा जाता है। वहां पहुंचने पर उनकी मुलाकात एक कैप्टन से होती है जिसका नाम क्रिस होता है। कैप्टन उनको वहां की सारी घटना के बारे में बताता है। फिर उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान भी दिखाता है और ये पैरों के निशान कुछ दूर जाकर गायब हो गए। सभी अचंभित होते हैं कि इतनी बड़ी चीज अचानक से कहां गायब हो गई। फिर नौरा अपने दोस्त और कैप्टन के साथ अपने पिता के पास जाती है जो सारी दुनिया से अलग सोचते हैं और वो अकेले ही पहाड़ों के बीच रहते हैं। उसके पिता ने उन बेतालों के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की है और उनके घर में आज भी बेतालों की बहुत सारी फोटो होती हैं। उसके पिता को छोड़कर इन सारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर नौरा अपने पिता को वो वीडियो दिखाती है और बताती है कि ये भयानक प्राणी पहाड़ों से ही बाहर आया है। तब उसके पिता को समझ आ जाता है कि वो एक बेताल ही है जो काफी समय से पृथ्वी पर मौजूद है। पुराने समय में ये बेताल खुलेआम रहा करते थे। जो भी इंसान इनसे संपर्क करने की कोशिश करता था तब उसे सरकार द्वारा सजा दी जाती थी। फिर नौरा अपने पिता को लेकर वहां आ जाती है जहां से वो पैरों के निशान मिलना बंद हो गए थे। अब नौरा के पिता वहां के पत्थरों को, पहाड़ों को ध्यान से परखने लगते हैं। कुछ देर बाद नौरा और उसके पिता को कुछ अजीब सी गंध आती है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक बड़ी सी आँख खुलती हुई दिखाई देती है और ये असल में और कुछ नहीं बल्कि वो भयानक बेताल ही होता है जिन पर किसी को विश्वास नहीं था। फिर ये बेताल खड़ा होने लगता है। फिर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर आ जाते हैं। फिर ये दूर से उस बेताल की वीडियो लाइव रिकॉर्ड करके सबको दिखाते हैं। अब सबको यकीन हो चुका है कि ये पुरानी कहानियों का असली बेताल है जो अब दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। फिर नौरा उसी ऑफिस में सभी अफसरों से कहती है कि मैं इस बेताल पर और अधिक रिसर्च करना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ की प्रधानमंत्री नौरा को रिसर्च करने से रोक देती है और सेना को बेताल पर हमला करने का आदेश देती है। फिर कैप्टन अपनी सेना के साथ बेताल पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। तब नौरा उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है। फिर कैप्टन उन तीनों को अपने साथ लेकर सेना के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो पूरी तरह से वहाँ निशाना लगाकर बैठ जाते हैं जहाँ वो बेताल आने वाला होता है। कुछ ही पलों में वो बड़ा बेताल उनके सामने आ जाता है। सेना अपनी बंदूकों और मिसाइलों से काफी हमले करती है, लेकिन बेताल पर उसका कोई असर नहीं होता। हमले की वजह से बेताल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सेना पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें बहुत सारे
सैनिक मारे जाते हैं। अब सब वहाँ से भागने लगते हैं। इधर नोरा के पिता उस बेताल के सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम पर कोई हमला नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर बेताल शांत हो जाता है क्योंकि वो बेताल इंसानों की भाषा समझता है। तभी दूसरी तरफ कुछ सैनिक उस बेताल पर फिर से हमला कर देते हैं, इसीलिए वो उनके टैंक को पैरों के नीचे कुचल देता है और उसका हाथ झटके से नोरा के पिता पर लग जाता है, जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं। नोरा दौड़कर अपने पिता के पास आती है। उसके पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मरने से पहले वो रॉयल पैलेस और घर का नाम लेते हैं। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु से नोरा काफी उदास है क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। फिर नोरा अपने पिता की कुछ किताबों को पढ़ती है जिनमें बेतालों के बारे में बताया गया था। उसे पढ़ने पर नोरा को पता चलता है कि बेतालों को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए बेताल चर्च पर हमला किया करते थे। फिर नोरा कैप्टन को बमबारी रोकने को कहती है क्योंकि वो अपने दिमाग के इस्तेमाल से कुछ और करना चाह रही थी। नोरा को अपना काम करने की इजाजत दे दी जाती है। फिर वो कई हवाई जहाजों में चर्च की घंटियां बांधकर बजाते हुए उस बेताल के चारों ओर जहाजों को घुमाने लगते हैं। घंटियों की आवाज से बेताल बहुत चिढ़ जाता है और वो जहाजों पर हमला कर देता है। इसी हमले में एक बच्ची के ऊपर हेलीकॉप्टर गिरने वाला होता है, लेकिन वो बेताल हेलीकॉप्टर को अपने हाथ से रोक लेता है, जिससे बच्ची की जान बच जाती है। ये सब देखकर पूरी दुनिया हैरान थी कि एक बेताल ने बच्ची की जान बचा ली। इधर वो बेताल वहाँ से चला जाता है। अब नोरा का मिशन बर्बाद हो गया था, इसीलिए उन्हें इस मिशन से बाहर कर दिया जाता है। अब सेना के प्रमुख और सभी ऑफिसर ये तय करते हैं कि उस बेताल के ऊपर बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमला किया जाएगा, इसीलिए पूरे शहर को खाली किया जाता है। इधर नोरा को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। बैठे बैठे नोरा को पिता के आखिरी शब्द रॉयल पैलेस याद आ जाते हैं। फिर वो रॉयल पैलेस पहुंचती है। वहाँ उन्हें एक कर्मचारी मिलता है। फिर वो उनको एक खुफिया जगह ले जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंकाल तंत्र पड़े होते हैं और ये शायद बेतालों के ही कंकाल हैं। तब वो कर्मचारी बताता है कि पुराने समय में यहाँ पर बेतालों का राज हुआ करता था। यहाँ के राजा ने इसी स्थान पर महल बनवाने के लिए इन सारे बेतालों को मरवा दिया, लेकिन उनमें से एक बच्चा बच गया था जो शायद वही बेताल है जो काफी वर्षों बाद अपनी नींद से जागा है और यहीं पर वो अपने परिवार के पास आ रहा है। ये सारी सच्चाई राजा और उनके परिवार को पता थी, लेकिन कभी भी ये बात उन्होंने दुनिया के सामने नहीं आने दी। अब नोरा वहाँ एक कंकाल पर पराबैंगनी टार्च की रोशनी डालती है, तब वह हिस्सा पत्थर में बदल जाता है। फिर उसे बचपन की कहानी याद आती है जिसमें सारे बेताल सूर्य की रोशनी में आने के कारण पत्थर में बदल गए थे। फिर नोरा तुरंत कैप्टन को फोन करके बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि हम बेताल को कैसे हरा सकते हैं। वो कहती है कि तुम्हें एक बहुत बड़े पराबैंगनी लाइटों की व्यवस्था करनी होगी और हम उस बेताल को ऐसी जगह लाएंगे जो पूरी तरह से खुली हो। ये सब काफी मेहनत से सब कुछ करते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मिसाइलें चलाई जाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। अब नोरा उस बेताल को अपने पीछे पीछे लाने के लिए अपने साथियों के साथ गाड़ी में एक बेताल के कंकाल को बांध देती है, जिसे देखकर वो बेताल उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और भागते समय वो कंकाल उस गाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर वो बेताल उसे उठाता है और उस कंकाल को देखकर वो बेताल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। तभी अचानक उसके हाथ से कंकाल छूटकर गिर जाता है और वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है, जिससे बेताल को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो नोरा का पीछा करने लगता है। इधर ऑफिसर लोग मिसाइलों को एक्टिव करते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण मिसाइल एक्टिवेट नहीं होती। इधर नोरा भागते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां कैप्टन ने पराबैंगनी लाइटों की व्यवस्था की थी। बेताल उन पर हमला करता है, लेकिन नोरा गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेती है। इधर ऑफिसर्स मिसाइल की तकनीकी समस्या को सही कर लेते हैं। अब वो उस बेताल पर मिसाइल मारने ही वाले होते हैं, तभी वो देखते हैं कि पास में बहुत सारे सैनिक भी हैं, इसीलिए वो मिसाइल नहीं चलाते। इधर अब बेताल उन लाइटों के बीच आ चुका है। फिर वो उन लाइटों को चालू कर देते हैं जिनसे पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। वो प्रकाश बेताल के ऊपर जाने लगता है, जिससे बेताल पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है और इन सारी प्रक्रिया में उसे काफी दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो बहुत तेज तेज चीखने लगता है। तब नोरा को लगता है कि हम उस बेताल को दर्द देकर काफी गलत कर रहे हैं, इसीलिए नोरा उन सारी लाइटों को बंद कर देती है। फिर वो उस बेताल के सामने आकर कहने लगती है, तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर पहाड़ों में कहीं छिप जाओ, नहीं तो इंसान तुम्हें मार डालेंगे। वो बेताल उनकी बात समझ रहा होता है, लेकिन जब तक वह कहीं जाता सूरज निकलने लगता है और सूर्य का प्रकाश उस बेताल पर पड़ने लगता है, जिससे वो बेताल
बेताल पत्थर बनने लगता है और अपने प्राण त्याग कर वही नीचे गिर जाता है। लेकिन नोरा और एंड्रियास उस बेताल की मौत से काफी दुखी होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर ऐसे ही बेताल की खोज में निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।